हिंदुस्तान अखबार, शुक्रवार 17 जुलाई 2026। ओपी रावत का पहला लेख है, मतदाता बनने की राह में बड़ी मुश्किल। भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 को लेकर जो नया बदलाव किया है वह विवादों को न्योता दे सकता है। यह फॉर्म पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदक भरते हैं, जिसमें अब माता पिता से जुड़ी एसआईआर की जानकारी भी देनी होगी। इसके बिना उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी बन सकेगी। बेशक ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के शामिल न होने पाए, और इसी का आधार विशेष गहन पुनरीक्षण को बनाया गया है। लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए इस तरह का बदलाव चुनाव आयोग की छवि खराब कर सकता है। यहाँ 1982 का पावरफुल केरल विधानसभा उत्तर उपचुनाव बतौर सबक याद किया जा सकता है। उस चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल किया गया था। करीब 50 पर मतदान केंद्रों पर यह प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उचित कानूनी प्रावधानों का पालन करने के कारण आयोग की फटकार लगाई, बल्कि उन सभी केंद्रों पर दोबारा मतपत्रों के कराने पड़े। जाहिर है, सही काम करने के लिए भी कानून का पालन अनिवार्य है। इससे साख का सवाल खड़ा हो सकता है। कानून के पालन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए प्रहरी संस्थाओं के इसके तहत इसके विपरीत काम करने को भले ही वही सही मंशा से किया गया हो, कोई सही नहीं ठहरा सकता। एसआईआर पर हमले से जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगते रहे हैं, और आयोग ने समय रहते सुधार कर स्थितियों को संभालने का यत्न भी किया है। हालांकि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च संस्थाओं से यही अपेक्षा रहती है कि वे पूरी योजना के साथ क्रियान्वित शुरू करेंगे और विवाद के हर मौके को समय से पहले खत्म कर देंगे। निसंदेह फॉर्म 6 में जो भाग जोड़ा गया है उसका मंतव्य सही है। नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए अपने माता पिता का नाम वर्ष 2000 के बाद जारी गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची में पता करके उनके पार्ट नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, बूथ संख्या और मतदाता क्रमांक का विवरण पेश करने का यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आवेदक सही मायने में मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने का पात्र है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अपात्र भी किसी न किसी तरह से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। इससे एसआईआर का फायदा निष्फल हो जाएगा। पर प्रक्रियागत चूक आयोग की मंशा पर फिर भारी दिख रही है। वास्तव में मौजूदा विवाद की जड़ एसआईआर ही है। इस प्रक्रिया को लेकर बीते कुछ वर्षों में जो विवाद हुए हैं, जहां इसे असंबंधित बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक में अर्जी दायर की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ड्राफ्ट सूची पर सवाल उठाया था और कहा था कि 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता, विशेष रूप से वंचित समुदायों के वोटरों को एसआईआर की सख्त शर्तों के कारण मतदान के बाहर किया जा सकता है। जिसे 6 जुलाई 2025 को अखबारों में यह विज्ञापन छपाकर सुधारा गया कि मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में कोई दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी होगा। इसके बाद ही वहां ड्राफ्ट सूची बन पाई। दूसरा पहलू एसआईआर के दूसरे चरण से जुड़ा है। बिहार में प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ साथ 3 केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की। यहाँ दिक्कत यह हुई कि बिहार में स्कूली सत्र की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी की गई थी, जबकि अन्य राज्यों को यह सुविधा हासिल नहीं हुई। उन दिनों स्कूली परीक्षा चल रही थी। नतीजतन शिक्षकों का पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संपन्न कराने अथवा कापियां चेक कराने की जिम्मेदारी तो थी ही, घर घर जाकर मतदाताओं को जांच कराने की जवाबदेही भी आयत कर दी गई। यही दबाव कई बीएलओ पर भारी पड़ा और उन्होंने खुदकुशी तक कर ली। इस चूक ने राजनीतिक पार्टियों में हमलावर होने का मौका दिया।
हालांकि बाद में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन तब तक आयोग की छवि को नुकसान पहुंच चुका था। तीसरे पहलू के रूप में पश्चिम बंगाल की चर्चा लाजमी है। यहाँ भी ड्राफ्ट सूची जल्द तैयार करने का दबाव था। नतीजतन राज्य में हटाए गए करीब 27 लाख वोटरों की अपील के निराकरण का वक्त नहीं मिला। उन्हें मतदान प्रक्रिया से ही बाहर रहना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहाँ वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। ऐसे में लाखों वोटरों को चुनाव प्रक्रिया में यूं बाहर कर देना आयोग की कार्यशैली को विवादों में ले आया। मौजूदा चुनाव की वजह से इन्हीं 3 पहलुओं में छिपी है। आलोचक मानते हैं कि करीब विशेषकर ग्रामीण इलाकों की वैध मतदाता एसआईआर के कारण मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। फॉर्म 6 में माता पिता के एसआईआर की जानकारी दर्ज करने की अनिवार्यता यही मुश्किलें खड़ी करेंगी, जिसका नुकसान अंततः भारतीय लोकतंत्र को हो सकता है। इस प्रकरण ने नागरिकता के सवालों को भी चिंतित कर दिया, जिसको लेकर एसआईआर की शुरुआत से विवाद होता रहा। यह समझना होगा कि नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय को है। निर्वाचन आयोग सिर्फ उन मामलों में प्रमाण मांग सकता है या जांच कर सकता है जिनके खिलाफ पहली नजर में संदेह उभरता हो। सुप्रीम कोर्ट को सन 1995 का फैसला भी यही कहता है। साफ है, चुनाव आयोग को बहुत संभल कर कदम बढ़ाना होगा। उसकी कोई भी छोटी बड़ी चूक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला देती है। उम्मीद है आयोग इन परिस्थितियों को संभाल लेगा। अगला लेख है भारतीयों की सुरक्षा। हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग भारत सरकार और भारतीयों के लिए चिंता की वजह बन गया, तो इसमें आश्चर्य नहीं। इस चिंता की को कड़ी में ही भारत सरकार ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और उन कंपनियों को हॉर्मुज़ जल मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात करने के सख्त निर्देश दिए हैं। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने इस फैसले से भारतीय नाविकों की सुरक्षा बढ़ेगी। 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से कम 15 नाविक मारे गए, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। यह अफसोस की बात है कि दो देशों के बीच संघर्ष में हॉर्मुज़ को बार बार एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद किसी सामरिक जहाज की तरह उन पर हमला करना जघन्य वैश्विक अपराध से कम नहीं है। यहाँ अपने नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारत सरकार की चिंता जायज है। बहुत अफसोस की बात है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक वाणिज्यिक जहाजों पर 46 हमले हो चुके हैं। भारत सहित संबंधित देशों की आपत्तियों के बावजूद जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। व्यावसायिक जहाजों को सबसे आसान निशाना मानकर हमले किए जा रहे हैं। वैसे तो जहाजों की वापसी हो जाएगी, 10 जहाजों की जगह नए जहाज आ जाएंगे, लेकिन मारे जाने वाले नाविकों की वापसी कैसी होगी? भारत दुनिया को नाविक देने के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारतीय नाविकों का इस्तेमाल दुनिया का लगभग तमाम जहाज रानी कंपनियां करती हैं और औसतन हर जहाज पर प्रति 10 नाविकों में से कम 2 भारतीय हैं। अब देखना होगा कि सरकार जहाज मालिकों, प्रबंधकों और कंपनियों के प्रति क्या रुख रखती है। अपने नाविकों के लिए बचाव के लिए दिखाई गई शक्ति कागजी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय नाविकों की संख्या करीब 3 लाख है और इतने लोगों का काम रोजगार के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। सवाल यह भी है कि सरकार ऐसे हमलों पर शुरू से आपत्ति दर्ज कराती आ रही है, पर क्या समाधान निकला है? हॉर्मुज़ से गुजर रहे जहाजों पर हुए अलग-अलग हमलों में बिहार के गोपालगंज जिले में 31 वर्षीय रोहन कुमार और पुणे के 33 वर्षीय हेरंब कर्मकार की मौत गौरतलब है। अभी हॉर्मुज़ मार्ग पर करीब 198 भारतीय नाविक विभिन्न जहाजों पर तैनात हैं या फंसे हुए हैं। सरकार को यहाँ ज़्यादा मुस्तैदी व सख्ती दिखानी चाहिए। भारतीयों की जान की कीमत तो यह हमारे लिए ज़्यादातर मुखर होने का समय है। यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ते हुए 20 से
32 से 50 भारतीय मारे गए हैं। क्या दूसरे देशों की नज़र में भारतीयों की ज़िंदगी सस्ती हो जा रही है? आए दिन भारतीयों की मौजूदगी वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे ईरान या अमेरिका को पता होना चाहिए कि भारत अपने नागरिकों का हिसाब रखना जानता है। भारतीयों को अपना मोल समझना चाहिए। यह एक त्रासद तथ्य देखिए, अमेरिका में बर्बरता और अपमान के बावजूद भारतीयों का अवैध रूप से पहुंचना थमा नहीं है। कहना ही चाहिए कि देश की प्रतिष्ठा उसके नागरिकों से जुड़ी है और देश को नागरिकों के हित में हर मुमकिन कदम उठाते रहना चाहिए। अगला लेख है पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने दुनिया भर में हौवा बना दिया है। भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की अपनी तैयारी कर रहा है। उन्होंने सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों को सूचित किया है कि अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों को भी सूचित किया है कि भारत ने जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में पाकिस्तान की सीमा के निकट अपनी सेना का अधिकांश अर्थात 90% भाग जमा कर दिया है और इस प्रकार पाकिस्तान की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से भी द्वारा अनुरोध किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और दो देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों को खातिर इस खतरे को दूर कर दें। इस तार से ऐसा समझा जा सकता है कि श्री लियाकत अली को भारतीय सेना की गतिविधि का पूरा पता है। शायद इसलिए उन्होंने बड़े विश्वासपूर्वक कहा कि भारतीय सेना के केवल 3 ब्रिगेड देश के भीतरी भाग में रह गए हैं और बाकी सारी सेना पाकिस्तान भारत सीमा पर नियोजित कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने भारत का जो हुआ इस मौके पर खड़ा किया है, उसका असली हेतु क्या हो सकता है? भारत की दुनियावी नीति अशांति प्रिय है। भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण और अच्छे संबंध बनाए रखने की भरसक कोशिश की है, किंतु नेहरू जी ने इस किस्म की विरोधी आलोचनाओं की परवाह न करते हुए भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की कोशिश की है। जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने युद्ध निषेधक घोषणा प्रकाशित करने का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने यह चाहा कि भारत और पाकिस्तान प्रधानमंत्री इस आशय को संयुक्त घोषणा करें कि दोनों देश किसी भी अवस्था में युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे और अपने सभी आपसी झगड़ों और मतभेदों को शांतिपूर्वक पूर्ण तरीकों से निपटाएंगे। श्री लियाकत अली इस किस्म का घोषणा के लिए तैयार नहीं हुए और अब भारत पर पाकिस्तान की सुरक्षा का खतरा पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। अगला लेख है अफशार आलम का, ताकि हमें विकसित भारत की ओर ले जाए विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश से एक ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था का वादा किया था जो समझने में सरल हो, जिस पर भरोसा करना आसान हो और जो नियम के में आसान मगर मानकों में सख्त हो। ठीक 5 वर्ष बाद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया, जो इस वादे की कानूनी स्वरूप देता है। यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जगह एक ही शीर्ष नियामक स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसने भी वर्षों तक किसी विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर रहते हुए एक साथ 3 या 4 नियामकों की मांगों में तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसके लिए यह एक स्वागत योग्य बल्कि देर से आया सुधार है। इंजीनियरिंग और अध्यापक शिक्षा व सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों की यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को अलग-अलग जवाब देना पड़ता है, जिनमें से हर एक का अपना निष्ठा कैलेंडर और नियम की अपनी व्याख्या होती है। शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण और यहाँ तक कि किसी नए अंतर विषय पाठ्यक्रम को मंजूर देने से
मंजूरी देने जैसे साधारण काम के लिए भी अक्सर कई विभागों के अधिकार क्षेत्रों से गुजरना पड़ रहा है। इसी समस्या की ओर इशारा करते हुए पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित एक सरल मगर मजबूत नियामक संस्था की मांग की थी। बीबीएसए इसी का उत्तर है। प्रस्तावित नियामक संस्था एक आयोग के अधीन काम करने वाली 3 परिषदों पर टिकी है। यह संस्थागत मान्यता शासकीय निगरानी, वित्तीय सुरक्षित और उपाधि प्रदान के अधिकार को संभालेगी। इसे संचालित करने वाली एजेंसियों की निगरानी करेगी। एक मानक प्रतिशत सीखने के परिणाम, क्रेडिट ढांचे और न्यूनतम शैक्षणिक मानक तय करेगी। कार्यों का यह विभाजन इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह उन 3 कामों में अंतर करता है जो अब तक आपस में मिले हुए थे, यानी किसी संस्थान को अस्तित्व में आने देना, उसके प्रदर्शन का आकलन करना और इसके लिए मानक तय करना। विश्वविद्यालय को अब यह अनुमान नहीं लगाना होता है कि किस मुद्दे पर किस संगठन को संतुष्ट करना है। उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि कौन सी परिषद किस कार्य को नियंत्रित करती है। इस विधेयक में नए नियामक से अनुदान वितरण की शक्ति हटा ली गई है। मौजूदा व्यवस्था में यूजीसी संस्थानों को धन भी देती रही है और उनका नियमन भी करती रही है। यह दोहरी भूमिका कभी-कभी शैक्षणिक निर्णय और वित्तीय प्रभाव को बीच रेखा को धुंधला कर देती है। शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020 के कुछ वर्षों के भीतर नीतिगत मंशा को ठोस विधायी मसौदे में बदलकर मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। चिकित्सा और विधि शिक्षा को फिलहाल बीबीएसए के दायरे में बाहर रखने का निर्णय एक समझदारी भरा संतुलन दर्शाता है। ये ऐसे पेशे हैं जहाँ जन सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े विषय परिसर की सीमा से कहीं आगे तक जाते हैं और उनकी मौजूदा नियामक व्यवस्थाओं ने अपनी सीमाओं के बावजूद दशकों ने गहरी क्षेत्रीय विशेषता विकसित की है। भारत अपने विश्वविद्यालयों को विदेशी संस्थानों का विश्वसनीय साझेदारी बनाने के दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में एक सरल और स्पष्ट नियामक जिसके मानक हस्तांतरणीय और परिणाम पर आधारित हों, भारत को साझेदारी के लिए कहीं अधिक सुगम देश बनाता है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि अनेक असंगत नियामकों को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में बाधा बताते रहे हैं। बीबीएसए यदि सही ढंग से लागू हुआ तो भारत केवल प्रतिभा निर्यात करने वाला देश होने के बजाय वैश्विक अध्ययन का गंतव्य बन सकेगा। ओशो का लेख है धार्मिक होने का लक्षण। बच्चे कभी-कभी सच्ची बातें कहते भी हैं, तो बूढ़े इन्हें कहने नहीं देते क्योंकि बच्चों को पता नहीं उस भय का जो बूढ़ों को पता है। बच्चों को अभी यह समझदारी नहीं आई होती, जिसका दूसरा नाम है चालाकी, जो वे झूठी बातों को सच कह सके। उन्हें कई बार सच्चाइयाँ दिखाई पड़ जाती हैं। एक छोटे से बच्चे को मंदिर में ले जाएं और किसी प्रतिमा के सामने खड़ा करके उन्हें कहे कि यह भगवान है, प्रणाम करो। वह बच्चा देखता है एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि यह भगवान है, प्रणाम करो। अगर यह बच्चा कहे कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है, भगवान नहीं, तब हम उससे कहेंगे तू नासमझ है, तुझे अभी पता नहीं। हम अपने अनुभव से कहते हैं कि इनमें भगवान है, पर हम उस बच्चे को गर्दन को जबरदस्ती झुका देंगे और थोड़े दिनों में यह बच्चा भी समझदार हो जाएगा। पूरी दुनिया में यही हुआ है। मनुष्य को भयभीत करके बहुत से असत्य सिखाए गए हैं। भीड़ के दबाव में, भीड़ के वजन में एक व्यक्ति इतनी नैतिक हिम्मत नहीं कर सकता कि वह खड़ा हो जाए और कह सके जो उसे दिखाई पड़ता है। वह अकेला पड़ जाएगा। धार्मिक आदमी, मैं उसे कहता हूँ, जो अकेले होने की हिम्मत करता है। जो आदमी भीड़ को स्वीकार कर लेता है वह धार्मिक नहीं है। वह कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अकेले खड़े होने का साहस। जो उसे दिखाई पड़ता है उसे स्वीकार करने का साहस और उसे
दिखाई नहीं पड़ता, उसे अस्वीकार करने का भी साहस। हम जिन धार्मिक लोगों को जानते हैं, उनमें से कोई अकेले खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। वे सब भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं की भीड़ है, मुसलमानों की भीड़ है, ईसाइयों की भीड़ है, जैनों की, बौद्धों की भीड़ है, और हर आदमी किसी न किसी भीड़ का हिस्सा है। और जो भीड़ कहती है, वही व्यक्ति भी कहता है। भीड़ में हर आदमी इसलिए कहता है कि बाकी लोग भी वही कह रहे हैं। हर आदमी जानता है कि हर आदमी को दिखाई पड़ती है बातें। आंखें अंधी नहीं है, कान बहरे नहीं है, और मस्तिष्क सोचता है, लेकिन चारों तरफ सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं, और तब व्यक्ति खड़ा अकेला पड़ जाता है। इसलिए आज आपसे मुझे जिस विषय पर बात करनी है, वह है भय। भय धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं, क्योंकि जो भयभीत है वह कभी सत्य को नहीं खोज सकेगा और न सत्य को जान सकेगा। जो भयभीत है वह कभी इस योग्य नहीं हो पाता कि वह सत्य का साक्षात कर सके। उसका भय असत्य को ही मान लेने को मजबूर कर देता है। आज के सारे लिंक पूरे हो चुके हैं।